आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है, जी वाह, किस्मत अपनी खुल गई, अब किसी का डर नहीं कोई। ओ डिंग डंग डुग डुग डिंग डडम, घंटी बज गई, मिलने से छुट्टी मिल गई। लेकिन एक दिन हम फिल्म देखने गए मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक गाना था छन 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 छन, घर जाने दो सुनो, वो नहीं मानेंगे यूं ना दिल तोड़ो। ये रिकॉर्ड भी हुआ था, लकी अली और मैंने गाया। लेकिन जब मुन्ना ने गाना सुना, ये मेरा छोटा भाई था, उसको जब मैंने, हम लोग घर में मुन्ना कहते थे, जी। तो उसने जब सुना वो डिप्रेशन में चला गया और नवीन उसने सुसाइड कर लिया। हेलो दोस्तों, हमारे क्यों घंटी बजी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड की हेमलता जी, हेमलता भट्ट जी कहें या हेमलता बाली जी कहें, और उनके बारे में आज हम बहुत खुलकर और बहुत खूबसूरत तरीके से गाए हुए उन गीतों को आज हम, जो कि एवरग्रीन रह चुके हैं, आज भी हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि आज ही रिकॉर्ड हुआ है। हेमलता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। वेलकम टू द शो मैम। नमस्कार। हाउ आर यू मैम? कैसे हैं? आज रूबरू दर्शन हो गए काफी अरसे के बाद। जी जी तो अमरजीत, हाँ, आपका स्वागत तबले से करता हूँ। तब 3 ताल की एक बंदिश है छोटी। क्या बात वाह, मैम। आपके हाँ जी आपके चैनल प्लीज। वालों को मैं नमस्ते करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू मैम। तो मैम आज का शो शुरू करते हैं एंड लेट्स आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कि आप सिंगिंग की दुनिया में किस प्रकार से आपका अभी आना हुआ और कैसे पहला ब्रेक मिला मैम? नवीन, है तो ये बड़ी लंबी कहानी, जी लेकिन हमारे यहाँ की फैमिलियां जो है, मैं अपने पिता की तरफ से राजस्थान से हूँ जी और माँ की तरफ से महाराष्ट्र का जो आखिरी शहर है गोंदिया, अच्छा। वहां से। तो राजस्थानी परिवारों में लड़कियों का गाना, मतलब उनकी सोच ऐसी है कि धर्म भ्रष्ट हो जाता है। मेरे पिताजी इतने बड़े गायक थे जी। और खान साहब, अब्दुल वहीद खान साहब के शिष्य थे, और ही वाज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किराना घराना। रिकॉर्डिंग सुन रहा था पंडित जी की, आपके पिताजी की, पंडित जयचंद भट्ट साहब की, और मुझे कहीं कहीं जब मैंने किराना घराने के उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब की जो रिकॉर्डिंग, जो पुरानी रिकॉर्डिंग जब सुनी, तो मुझे काफी जगह ऐसे लगा कि जैसे उनकी कॉपी है, उनकी बिल्कुल अब्दुल वहीद खान साहब और आपके पिताजी का जो गाना है करीब करीब बहुत ही मिला जुला लग रहा है। वो किराना घराने की जो छाप है वो पूरी दिखाई दे रही थी पंडित जी के ऊपर। जी अच्छा, सुना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना थी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो उन तक तो ठीक था। हाँ जी। जब मेरे लिए ऐसा था कि बिल्कुल नहीं, और उनको तो मालूम भी नहीं था कि मैं कुछ ऐसा गाती वाती हूँ। और हम कलकत्ता में रहते, तो बंगाल ऐसी जगह है जहाँ गाना घर घर में, हाँ जी। कोई लड़की अच्छा सा गा दे तो वो कैसे भी दिखने में हो, अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का उसे पसंद करेगा। जी तो
और मेरे गुरु भाई लोग श्री गोपाल लाल मल्लिक जी और कलकत्ता में मेरे बाबा के शागिर्द थे रविंद्र जैन और अचिंत घोष। जी ये लोग कुछ ऐसे, थे जो वो चाहते थे मैं गाऊं, लेकिन दादाजी को कौन बोले कौन गले में घंटी बांधेगा। कौन गले में घंटी बांधेगा? सही कह रहे। तो एक जी फंक्शन में मेरा प्रोग्राम था, वो लता दीदी का प्रोग्राम था रंजित स्टेडियम में। जी उनकी पूरी टीम आ रही थी, तो बीच में वो लाखों की पब्लिक थी, तो बेबी लता उस वक्त मेरी उम्र थी 7 साल। अरे वाह तो वहां मुझे एक गाने के लिए चांस मिला और मैं स्टेज पर आई। वहां मेरे डैडी को बुलाया जी और उनको डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी उनके बराबर की सीट पे उनको बिठाया गया। लेकिन मैं जब आई तो मेरे डैडी की तो सिट्टी गुम। कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो। तो वो मेरे गुरु भाइयों को बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला आप चुप तो रहिए, सुनिए तो सही। जी तो उन्हीं का गाया हुआ एक गाना था, जागो मोहन प्यारे जागते रहो, जी 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 और पुराना बंगाली वर्षन उसका मैंने गाया। तब जो भी बोलो, मेरी उम्र बोलो या बंगला सेंटिमेंट बोलो या टैलेंट बोलो, जी ये 12 गाने गवाए गए 12 एक गाने के लिए गए थे आप? एक साथ। क्या पहले तो बात लोग चिल्लाने लगे, तो बोले क्यों चिल्ला रहे हैं, तो कहा कि वो आर्टिस्ट दिख नहीं रही है। है। तो फिर बड़ी टेबल लाए और बड़ी टेबल लगा के मुझे उस पर खड़ा किया गया, माइक बिल्कुल दिए, मैंने गाया। तो इस फैंटास्टिक। तरह आप वो कौन सा कार्यक्रम था, कौन सा प्रोग्राम था, वो किस तरह का प्रोग्राम था? वो वैरायटी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बहुत होते हैं वहाँ, अच्छा और बंगाल मामले में सबसे आगे। हम्म, ऐसा कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है जो वहाँ। और फिर उसके बाद तो मैं स्टेज पे जाती रही 9 साल की उम्र तक। ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना। 9 साल की उम्र तक मैं स्टेज पे बाकायदा प्रोफेशनली गाने लगी थी। जी आए मेरे भाई विनोद भट्ट को जी उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब का जी शिष्य बनाने के लिए। वो तबले में जी बहुत, इतना छोटा था तब से बजाता था। क्या बात। अभी भी बजाते मतलब हैं जब मैम, अभी भी तब, बजाते हैं? अब वो दुनिया में नहीं है। ओह 6 महीने हो गए हम्म, वो नहीं। सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो मैं उसकी कंपोजिशन भेजूंगी आपको, जी 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 क्योंकि वो जी की तरफ उड़ गया था। जी तो तो उस टाइम जब आपके पिताजी ने ये देखा तो वो हैरान नहीं हो गए मैम? वो इतने हैरान हो गए, 3 दिन तो वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। 3 दिन बाद उनमें फिर कोई राजस्थानी खून, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं नहीं ठीक है, गा तो सकती है, गाए क्लासिकल गाए, लेकिन फिल्म में नहीं गाने दूंगा। अच्छा सही कह रहे हैं। अच्छा बम्बई मजबूरन आना पड़ा विनोद को, मेरे भाई का नाम विनोद था, उसको जी शागिर्द बनाने के लिए। वहां उन्होंने बातों बातों मेरे पिताजी ने बोला कि इसको गाने का भूत है, हाँ जी साहब जरा सुनिए और इसका दिमाग दुरुस्त कीजिए, दिमाग दुरुस्त कीजिए। ताकि वो कीड़ा जो है इसको ठीक हो जाए। बिल्कुल तो मेरा एक गाना सुना उन्होंने, फिर उन्होंने कहा यार जयचंद, ये क्या, जब अल्लाह ने कोई कमी नहीं रखी उसे देने की, इसकी वॉइस तो प्लेबैक की है। करे झिलमिल झिलमिल, रूठा हंसे कैसे खिलखिल, आहा आहा बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, ऐसा मत कर, पड़े गाने दे टापुर उसको। टुपुर, टापुर टुपुर। तो बहुत खूब।
तो मैम फिर फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट ब्रेक बॉम्बे में कैसे मिला मैम, कुछ वो बताएं। एक मिनट में रोकूंगा। हाँ। एक मिनट रोकना चाहूंगा मैम, कि इतना अच्छा आपका सॉलिड किराना घराना का बैकग्राउंड होते हुए पिताजी इतने बड़े पंडित और गायक, किराना घराने के नामवर पंडित रहे और गायक रहे, उस माहौल में आप पले बड़े और इतना सीखने के बाद, और इतना ऐसी कौन सी वजह रही, ऐसा कौन सा खिंचाव रहा जिससे आप बॉलीवुड की तरफ आकर्षित हुए और वहां जाके गाना चाहे, ना कि क्लासिकल को अपना आपने बनाया एज ए प्रोफेशन? इस तरह से तो मेरे दिलो दिमाग पर जो असर हुआ जी। वो मैं सुनती थी विविध भारती रेडियो सिलोन, हाँ जी। और वहां से जो फिल्म के गाने सुनती थी, आदरणीय रफी साहब को दीदी लता माई कहती हूँ उनको मैं, माँ है, जी। भगवती माँ सरस्वती का रूप मानती हूँ। उनको सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था, उनके गाने सुनते ही मुझे याद हो जाते थे, क्या और बात स्टेज पर तो मैं वही गाती थी। है। अच्छा अच्छा। जी। लेकिन घर में क्योंकि चारों तरफ म्यूजिक ही म्यूजिक था, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का हाँ जी। नजराना जैसे पिताजी जब रियाज करते थे तो मैं गोद में होती थी। कानपुरों की आवाज में ही मेरा जो है बचपन वो बीता। मेरा शिशुकाल और बाल्यकाल बीत रहा था। जी। और ये उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने मुझे रईस खान साहब के पास भेजा, तो क्या बहुत बात। बड़े सितार और फिल्म सितार नवाज जी। तो उन्होंने मुझे सुना, और मुझे वहाँ उनके यहाँ आए हुए थे एक बहुत मशहूर कव्वाल थे जी। भाई अजीज नाजा, उन्होंने मुझे सुना, खान साहब ने उसको सुनाया, और खान साहब ने उन्होंने मिलके जी। उन्होंने कहीं बात कर दी। जी। अच्छा। अब मेरे पिताजी को बोला कि पंडित जी आप 5 बजे इस जगह चले जाइए। जी। हम चले गए, उनको सुनाया, बाद में मालूम पड़ा वो नौशाद साहब थे। अरे वाह, क्या बात। दूसरे दिन मुझे बुलाया तो उन्होंने 5 साल मुझे एग्रीमेंट करने। अपने बंद करने का प्रपोजल रखा, हम्म। और मेरे जो प्रोड्यूसर थे जिनकी फिल्म के लिए मुझे ये अनुबंध में कर रहे थे, तो वो थे आदरणीय के आसिफ साहब, वाह। जिन्होंने मुझे मुगले आजम आजम। बनाया। जी जी। और दूसरे दिन मीडिया ने आग लगाना शुरू कर दिया। तो ये हाल हुआ कि मैं तो 5 साल, पिताजी एकदम फट से मान गए, उनको लगा कि 5 साल तो कम से कम शांति रहेगी। जी। वो बड़े खिलाफ। तो एनीवे हम तो एग्रीमेंट में बैठ गए, जी। लेकिन उन लोगों के यहाँ जिस तरह मीडिया ने जो शोर मचाया, जी। तो हमारे यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं और आके कहती हैं कि पंडित जी हम नौशाद साहब को बहुत मानते हैं, वो हमारे पूज्य हैं, हम भी एग्रीमेंट की वक्त उनको भी हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन कम से कम आवाज तो सुना दीजिए चोरी छुपे। तो इतनी चोरी हम करते रहे उनसे कि भाई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहीं और नहीं गाएंगे, लेकिन आवाज, क्योंकि ऐसे हस्ती हैं जैसे सी रामचंद्र, जी। जी। म्यूजिक डायरेक्टर साहब रोशन, रोशन साहब। जी। सलील चौधरी, क्या बात। शंकर जयकिशन, वाह। एन अख्तर, अपना जयदेव, सभी खयाम, दिग्गज, सभी दिग्गज में गए। ऐसे लोग जिनको मना करने की हमारी हैसियत नहीं थी। नहीं अमरजीत, जी। जी। हमारी हैसियत हम कैसे, तो हम वो सबको ना ना करते रहे, लेकिन
एक बार ऐसी एक बात हुई कि फिल्म तकदीर की रिकॉर्डिंग थी हम्म, और हमको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बुलाया। एक गाने की लाइन कहा कि गाओ, वो लगा के ट्रायल ले रहे हैं, वो लाइन मैंने गा दी। जी। तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे आप तारदेव फेमस लैब में आ जाओ। अभी हमें तो मालूम तारदेव फेमस लैब क्या है। हम्म, तो जैसे ही हम जाने को हुए तो हमें मालूम पड़ा कि नहीं, ये तो रिकॉर्डिंग है। और फाइनल। उसका हाँ, रिकॉर्डिंग का मालूम पड़ा तो हम डर से नहीं गए। और दूसरे दिन नौशाद साहब के असिस्टेंट थे, मुझे बहुत स्नेह करते थे, मोहम्मद शफी, जी, जो खुद भी बहुत बड़े कंपोजर थे और उनका बैकग्राउंड और नौशाद साहब के साथ सारे गाने वही ट्रीटमेंट होता था उनका। क्या? तो उन्होंने बड़ा डांटा, बोले आपको पता है, एक तो आप पहुंच गए और दूसरे रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंचने का कितना नुकसान होता है। वो गाना लता जी के साथ था, जी, उषा मंगेशकर जी थी और 1 घंटे तुम्हारे लिए बैठे रहे बोले। ओह, ओह माय। तो हम तो डर गए और गिल्ट के मारे डरते हुए रोनी सूरत लेके दूसरे दिन हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ पहुंचे और खड़े हो गए वहां हाथ जोड़ के। हमें मालूम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं जानता हूँ, आपको पता नहीं है और मैंने मैनेज कर लिया था, यू डोंट वरी। सो ग्रेट देवर, यू नो। फिर बाद में कहते हैं कि इतना बस सोचिएगा कि 5 साल बाद जब आप अपनी बच्ची को लेकर इस एग्रीमेंट के बाहर आएंगे, हाँ जी, कौन सी इंडस्ट्री में आप इसको गवाएंगे, क्योंकि तब तक तो आप इस इंडस्ट्री को नाराज कर चुके होंगे। करेक्ट। पिताजी रात भर सोचते रहे और दूसरे दिन वो उनके सामने हाथ पांव जोड़े और हम उस एग्रीमेंट से आजाद हो गए। और सो ग्रेट ऑफ, सो नाइस ऑफ नौशाद साहब कि उन्होंने किसी शर्त के हमें फ्री कर दिया। ब्यूटीफुल मैम। तो मैम तो यहाँ पर भाई एग्रीमेंट से रिलेटेड ही एक मैं सवाल मैम से पूछना चाहूंगा कि ये जो एग्रीमेंट नाम की चीज है जिससे कि एक आर्टिस्ट बॉन्ड हो जाता है, इसके नुकसान और इसके फायदे बताइए कि किसको कितना फायदा होता है और किसको कितना नुकसान होता है। म्यूजिक कंपनी, म्यूजिक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, किसको इसमें से सबसे ज्यादा फायदा होता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? कहना मुश्किल है अभी किसने किया है और किस रेशो में काम मिल रहा है आपको, जी, जी। आपको कितना काम मिल रहा है उससे। और वैसे आर्टिस्ट सबका होता है, हाँ जी, थोड़ी तकलीफ उठा लेना अच्छा है, बजाय अपनी सुविधा के लिए आप एक के सहारे हो जाओ और उसी का काम करते रहो, कल को वो नहीं चला तो। बिल्कुल करेक्ट। वैलिड पॉइंट, वेरी गुड। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भाई आर्टिस्ट सबका होता है, इसको बॉन्ड नहीं करना चाहिए। ये जो कंपनीज हैं या जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या यहाँ पर भी कई कई शोज होते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्टों को लेके आया जाता है। आज से 10 साल पहले तक, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर कई ऐसे प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने 5-5 साल का, 10-10 साल का उन आर्टिस्ट के साथ बॉन्ड किया होता है कि अगर कनाडा में शो होगा तो वो सिर्फ मैं कराऊंगा और आप हमारे लिए ही गाएंगे, उसके अलावा आप कनाडा में और कहीं नहीं गा सकते हमारे अलावा। सो उस तरह से वो आर्टिस्ट को एक तरह से बॉन्ड करके कहीं ना कहीं मार दिया जाता है कि यार ये क्या बात हुई कि उसके जो अवसर हैं दूसरों के साथ अलग तरीके से गाने के, वो खत्म कर दिए जाते हैं। तो फायदा अल्टीमेटली म्यूजिक डायरेक्टर या उस म्यूजिक कंपनी को होता है जो कि वो काम करवा रहा है, आर्टिस्ट का तो नुकसान करेक्ट, होता है। जी करेक्ट। जी हेमलता मैम, मैम, थोड़ी मैम बहुत ए। स्टेज है, अगर आपके पास बिल्कुल काम नहीं है जी और अगले जो है भरपूर क्वांटिटी दे रहा है तो बुरा नहीं है, जी और उसको इतना अधिकार दो कि वो आपको औरों का काम भी करने दे, बल्कि उससे उसका रेवेन्यू ले ले। हम्म, तो ये मैम, पहले होता
था ऐसा, अब पहले मैं होता था। अलग ही है अभी तो। जी मैम, आप इतने दिग्गज रहे हैं, यू बीन सुपर डुपर परफॉर्मर ऑल योर लाइफ। आज की तारीख में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया हुआ है ऑटो ट्यूनर और प्रो टूल का, कि जो ऑटो ट्यूनर और प्रो ट्यूनर में किसी को गाना नहीं आता या मेरे जैसे आदमी को भी आप टॉप पे ले जाए, ऑटो ट्यूनर और प्रो टूल के बारे में क्या कहना है आपका? उसमें आप भी गा सकते हैं। नवीन जी, आपको आपको ऑफर है मैडम की तरफ से। अच्छा, थैंक यू। तो ये है कि जब बेसुरे को सुर में कर दे हम्म, और बेताले को ताल में कर दे, तो फिर रियाज की क्या जरूरत है? फिर तो उस्ताद की भी जरूरत नहीं है। उस्ताद की भी कोई जरूरत, तो वो प्रोटूली उस्ताद हो गया ना। सही जी बात। वो अच्छा सब गा रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। मैंने बिल्कुल। आपको एक भेजा है, जी ये म्यूजिक है बप्पी लहरी साहब का। जी जी। तो उसमें आपको, मैं तो, मुझे प्रोटूल की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं। लेकिन वो कंपोजिशन जिस तरह की है, जी तो वो मैंने गा तो दिया। जी उस वक्त गुस्से में थी मैं, मैंने बताने के लिए गाया कि ये सब गाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम्म जी लेकिन हम लोगों को जो काम मिला है वो आप करोगे तो सोचना पड़ेगा। हम्म। what was your what was your experience working with Bappi Lahiri ji? ही वॉज अ वेरी नाइस कंपोजर, बहुत सुर में थे, बहुत अच्छे थे, बस जी मार्केट के हिसाब से काम करते थे। वो हम्म। कहते थे कि हिट होना है, हाँ, वो भी थियरी ठीक है उनकी। लेकिन मैं जब आई, हम्म वो लोग उनका नाम इस उनका नाम आप मैं लेते हुए भी अब मैं सोचती हूँ कि क्या सचमुच वो दिन थे जब उन्होंने मुझे बहुत अपनाया। जैसे रोशन साहब, क्या बात जी जी। सी रामचंद्र, एस डी बर्मन। वाह आप जी बर्मन साहब का एक गाना सुनाइएगा, जी जी उसमें मेरी उम्र 13 साल की है। फिल्म है ज्योति। जी पग में घुंघरू छन के मैं नाचूं मीरा बन के, सुनाइएगा। देखिए, वो लोग सिखाते थे, वो लोग गुरु भी थे, जी और वो जो भी बनाते थे वो आज के लिए तो था ही, वो आने वाले कल के लिए भी काम करते थे। मैम। उनका जी जो है, आज भी आप कोई शो देख लो, कुछ भी आर्टिस्ट अपने आप को अच्छा सिंगर बताने के लिए वही गाने गाता है। हाँ जी, सारे पुराने गाने ही गाए जाते हैं, चाहे वो ये कंपटीशन हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम में हो। जी गुड सिंगर। जी तो जी मैम, वो कर दिया अभी वो जी हो नहीं। मैम, बॉलीवुड से हटके भी, आपके जो प्लेबैक सिंगिंग से हटके भी सुनने में आता है कि आपने गुरमत संगीत के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया था, और आपको एक एज अ स्पेशल सिंगर वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ सिख्स ने बुलाया था मैम। हाँ, आनंदपुर साहब में आपको बुलाया गया स्पेशली गाने के लिए 1999 में, खालसा साधना दिवस के ऊपर। उसके बारे में कुछ बताइएगा। हाँ अमरजीत, ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। ये मुझे पंजाब जो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जी इनविटेशन आया था। हाँ जी लिखा था कि बॉलीवुड से हमने सिर्फ दो को बुलाया है, जी आपको और लता जी, लता बाई मंगेशकर को बुलाया जी है। और वो मिला जुला बोर्ड था प्रकाश सिंह बादल जी का और भाई मंजीत सिंह जी का जो जत्थेदार। हाँ जी हाँ जी तो और इतनी बड़ी बात है कि वो उस वक्त, आप सोचिए, मैं पहुंच गई, दीदी नहीं पहुंच पाई, ओहो अच्छा क्योंकि उन्होंने लिखा कि मेरे डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि एक तो 13 अप्रैल, ऊपर से पंजाब की गर्मी, हम्म तो मैं नहीं आ पाऊंगी करके।
तो बॉलीवुड से मैं अकेली थी। जी अब वो गाना जब भी खुलेगा तो गुरु महाराज की गोद में बैठ के उनकी इस बेटी ने गाया है, वाह, कौन सा शब्द गाया मैम? और वो रागों में। उसके लिए मैंने जब स्टडी किया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि हर शब्द के ऊपर श्रीमुख वाग से लिखा हुआ हुक्म है जी कि मुख राग में गाओ। हाँ जी, हाँ जी, कहीं कहीं तो ताल भी उन्होंने मेंशन की है, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी, ताल और राग दोनों के बारे में लिखा हुआ है। उसका जो सिरलेख है, वो जो पहली लाइन है कि इस राग में ये शब्द गायन किया जाता है, तो बाणी सारी रागों में लिखी हुई है वो। मुझे वहां बहुत बड़ा सम्मान मिला है, और पंजाब सरकार ने मुझे बहुत प्यार दिया। अनंतपुर साहब में मैंने गाया, और वहां माँ सरस्वती ने मुझसे क्या बुला दिया पता नहीं। जी तो हमारी इस जो सिख कम्युनिटी, हमारे जो भाई बहन है, ये लोग बहुत इमोशनल कौम है। जी तो और मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया कि या तो सीधे कृपाण पर हाथ और दो टुकड़े, और या फिर पाँव की धूल को सिर से लगा लें। क्योंकि मैंने ये कह दिया कि जब मुझे यहाँ आने के लिए नवाजा गया, तो मैंने जब स्टडी की तो मैंने देखा कि तो हुक्म है। जी तो मैंने बहुत जगह जाकर इस संगीत को सुना, तो मैंने देखा कि मेरे भाई बहन वो उस राग में नहीं गा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि हम जाने अनजाने श्रीमुख वाग की या ग्रंथ साहब की हम अवज्ञा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा वाकई का बहुत पालन कर रहे हैं। सही बात, सही कहा आपने। ये मेरे मुंह से निकल गया। तो हम्म, मुझे हरभजन सिंह योगी जी ने, जी उन्होंने कहा कि बीबी, जब आपने हमारी दुखती रग इतनी जो मैंने बोला, जहां तक मैं समझती हूँ 90% लोग नहीं गाते। नहीं गाते। तो प्रकाश सिंह भाई साहब ने कहा कि 90 नहीं, 100% लोग नहीं गा रहे हैं। हम्म, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और नवीन, आप सोच सकते हो जी कितनी मैम, पब्लिक आई होगी पूरे वर्ल्ड से। जी कम जी, से कम 5 लाख बहुत लोग बड़ा। तो होंगे। और 50 लाख। 50 लाख ना। और वो अनंतपुर साहब 60 गुरुद्वारों का एक छोटा सा गांव है, जहां सब पायजी लोग रहते हैं। सब ग्रंथ साहब और गुरुद्वारे के सेवकदार लोग रहते हैं जी उस गांव में। आप बताइए, और पहाड़ पर, गुरुद्वारा साहब वैसे है, वहीं पर है। सब पहाड़ जी, पर ही है, तो उसको उनकी गोद आनंदगढ़, हाँ जी, आनंदगढ़ भी कहते हैं। आनंदगढ़ का किला है, वो किले के ऊपर गुरुद्वारा साहब बनाया अनंतपुर साहब। जी दाएं और तीन तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। हाँ जी, तो एक जगह रिवर शो, एक जगह कुछ आतिशबाजी का शो, और वो नीचे पब्लिक। आपको बताऊं कितनी पब्लिक थी? जी 90 लाख। 90 लाख, ओके। बाप रे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्टिस्ट को इतना। फीलिंग होगी। आपने कौन सा शब्द गाया, उसकी एक लाइन वैसे ही आप बता दीजिए। हम्म, मेहरबान, 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 मेहरबान साहेब मेरा, मेहरबान, मेहरबान, मेहरबान। क्या बात। इस तरह से था। वेरी नाइस। हाँ जी, बहुत मैं अच्छा। प्रिपेयर हूँ, आपको भेजूंगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। बस मैम। मैंने न्यू मेक्सिको में बहुत गाया, और मुझे लंदन में भी गुरुद्वारे साहब में मुझे इनवाइट करके मुझे गवाया। जी शेफर्ड बुश गुरुद्वारा, हैंसलो, जी और नाम याद नहीं आ रहे हैं। और मुझे ऑफर आई कि यहाँ आपको 70 गुरुद्वारों में गाना है।
अच्छा। मैंने बोला फिर तो इंडस्ट्री वाले भूल जाएंगे मुझे। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा गाया। मैम वेरी इंटरेस्टिंग। मैम कुछ 8-9 गानों के बारे में पूछते हैं, कुछ 2-2 लाइनों में प्लीज बताइए कि तू जो मेरे सुर में, जो चित चोर के लिए आपको अवार्ड मिला, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसे यशुदास जी के साथ आपका वो बैठा? उस गाने के बारे में कुछ बताइए, रिकॉर्डिंग के बारे में। तू जो मेरे सुर में, चित चोर से, जिसके लिए आपको फिल्म फेयर मिला था, फिल्म फिल्म फेयर फेयर। अवार्ड। जी। जी, जी। ये तो देखिए मेरी मेहनत हर गाने में एक सी ही होती है। आर्टिस्ट के पास उस वक़्त जो गाना है जिस वक़्त, मैं सोचती हूँ कि इस वक़्त ये मेरे करियर का बेस्ट गाना है क्या? और उसमें मेरी मेहनत, मेरा एफर्ट उतना ही होता है और गाने के बाद मैं उसे ईश्वर के चरणों में डाल के चले जाती हूँ कि अब तू जान, जी। तूने जितना कराया वो मैंने कर दिया, अब तू जान। तो मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि दादा रविंद्र जैन, चिच्चोर के पहले और कई फिल्में थी, उसमें जी। उन्होंने मुझे तो नहीं गवाया था। गीत गाता चल में आरती मुखर्जी और सौदागर में लता माई को गवाया और चोर मचाए शोर में मैं नहीं थी। फकीरा में मैंने एक बच्चे का गाना उन्होंने दिया, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर हो गया। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने गाया है। वो हमारे बचपन के गाने, हम उन गानों के साथ बड़े हुए हैं। ये सुन के चल तेरी फकीरा पुकार, चल गाना है जैसे। जी। फकीरा चल चला चल। हाँ जी, हाँ जी। फकीरा चल चल। आज मुझे चिच्चोर के गाने मिले, इसमें भी एक गाना फुल डुएट था, तू जो मेरे सुर में, हम्म। और जब दीप जले आना उसमें सिर्फ एक अंतरा था। जी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इसमें इतना मुझे नवाजा गया और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे सब सुनने वालों को जिन्होंने मुझे अपनाया। ये अवार्ड उनको जाता है, क्या बात। मुझे नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। That बट award is not to me, it is for them, you guys. अरे Yeah. थैंक यू मैम। यूं तो मैम आपके एक, हाँ यूं तो आपके सारे गाने दिल को छूने वाले हैं, पर उनमें से जैसे अभी जो बात कर रहे थे कि सुन के तेरी पुकार, या आँखियों के झरोखों से, मेघा मेघारे जो है, या तू मध, जिस तरह से मधुबन मेरी जिंदगी में छा, मधुबन कमाल के गाने मधुबन आप, कमाल के। मधुबन हाँ, खुशबू देता है। उषा देखिए, खन्ना। एक मैं सवाल पूछ लूं मैडम से कि आपने इतने संगीतकारों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया, इन सब में सबसे ज्यादा नजदीक आपके कौन रहे और किन के लिए आपने सबसे ज्यादा गाया? मैंने उषा खन्ना जी के लिए बहुत गाया है जी। और बस सबके लिए गाया है। लेकिन रविंद्र जैन बाद में जब राजश्री ने ये कह दिया कि हमारे सारे गाने हेमा जी को ही गवाना, जी। चिच्चोर के बाद, जी। वो सब आपके सामने है। उनकी राजश्री प्रोडक्शन ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है अपने प्रोडक्शन में, जी। उनमें आधी फिल्मों में मेरी वॉइस। क्या बात। अगर उन्होंने 40 फिल्में बनाई है तो 20 में मैं गा रही हूँ। वाह। फैंटास्टिक। वाह। मैम आपके आपके टाइम पे आपने, हाँ, उस टाइम रिकॉर्डिंग कैसे होती थी? आजकल तो खैर ऑटो टूल, प्रो टूल, ईमेल, व्हाट्सएप कर दो जोड़ तोड़ के। उस जमाने में जब आप लोग सिंगिंग करते थे तो बैठक कैसे होती थी? वर द स्टार्स आल्सो प्रेजेंट? जो एक्टर्स होते थे वो भी रहते थे? नहीं, पहले क्या है कि पूरे म्यूजिशियंस, जैसे 60 में से लेकर 70 80 100 म्यूजिशियन, लक्ष्मीकांत, इन लोग, प्यारेलाल जी, इनके यहाँ तो मैंने 100 से ऊपर म्यूजिशियनों में भी गाया है। जी जी। तो ये सारे ऐसे हॉल होता था, फिर एक पार्टीशन होता था, सिंगर्स केबिन अलग होता था, तो उसमें सिंगर होते थे हम लोग, सोलो है या डुएट है या कोरस है, वो सारे होते थे, सबको माइक पोजीशन दी जाती थी।
और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कंडक्टर्स होते थे। करेक्ट। सेक्शन में एक कंडक्टर है, स्ट्रोक में एक, स्ट्रिंग्स में एक, इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां एक। तो ऐसे बहुत लोग भरा हुआ होता था बस। और ये होता था कि पूरा गाना शुरू से आलाप है अगर है तो वहां से लेके तो एंड तक पूरा गाना अगर किसी की वजह से हुआ तो दोबारा गाना पड़ता। नेचुरली। हाँ, तो पूरा क्योंकि उसका 2 ही ट्रैक होते थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर मुश्किल से 4 ट्रैक आ गए। लेकिन उस वक्त जो टेक्निक्स थी, जो भी थी, वो डायरेक्ट फिल्म की जो रील है, स्टॉक पे रिकॉर्ड होता था जी, और उस पर रिकॉर्ड होकर फिर ऑप्टिकल पे जाता था। ऑप्टिकल से नागरा जो टेप रिकॉर्डर है कि वो एक ही ऐसा था डिवाइस जिस पर गाना बजता था और एक्टर या एक्ट्रेस लिप उस पे मूवमेंट करते थे, वो सिंक्रोनाइज होता। तो उसकी जनरेशन कटती नहीं थी और 2 इंच टेप पर वो जो रिप्रोडक्शन आता था उसको हम लोग एनालॉग बोलते थे। आज जो हो गया है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक और वो सारा अभी जो म्यूजिशियन जो एक वो लेकर बैठ जाते हैं, पहले वो एक कोने में होता था, हाँ जी, वो सोल एक लेकर वो क्या कहते हैं उसको, सिंथेसाइजर कहते हैं, हाँ जी। अब उसको कीबोर्ड कह लो। कीबोर्ड क्या है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बट उसमें से जो भी अब तबला अगर बज रहा है, रिदम पार्ट बज रहा है या स्ट्रिंग्स, उसमें तो 100 क्या उसमें 500 म्यूजिशियन भी मिलेंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एवरीथिंग इज साउंडिंग सिंथ, मैकेनिकल। मेटालिक साउंड आता है, बिल्कुल। वेरी ट्रू। साउंड सिंथेटिक बिकॉज साउंड ऑफ सिंथेसाइजर। यस। करेक्ट। जहां रिकॉर्ड हो रहा है वो भी सिंथ है, हाँ जी, तो रिप्रोडक्शन आपके पास आते आते वो पूरा मामला। अभी आपको एक खूबसूरत आम मैं आपको उसका देती हूँ जी। तो आप उसका फोटो अच्छा खींच सकते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का है। उस वक्त जो काम हो रहा था और उस वक्त जो गानों पे मेहनत हो रही थी, हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 रिहर्सल करते थे। मुझे शुरू में 2-2, 3-3 रिहर्सल के लिए बुलाया हस्बैंड, फिर बाद में एक रिहर्सल भी नहीं देते थे, फिर कहते थे सेट पे आ जाओ, पिकअप बहुत अच्छा है। जैसे उषा जी को, दादा रविंद्र जैन को, लक्ष्मी जी को मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था, तो सेट पे बुलाकर गाना देते थे और हम लोग गा भी लेते थे। लेकिन बहुत मुश्किल था, अब नहीं गा सकते। एक एक जी। लाइन पंच इन पेस्ट हो जाती है। एक बार मुखड़ा गा दिया, अब जी। अंतरा गाने के बाद मुखड़ा दोबारा गाना नहीं है, वो हेमा जी वो हम पेस्ट कर लेंगे। तो जो पहले जो मुखड़ा गाया है हम लोग दोबारा से, अब डायरेक्ट गा रहे हैं तो दोबारा मुखड़ा, तीसरे अंतरे में तीसरी बार गाना पड़। मुखड़ा गाने जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। सुनिए, उसमें हर मुखड़े में आपको वैरायटी मिलेगी, हम्म। जी। कहीं कुछ अलग हरकत, कहीं कुछ अलग अलग अलग। स्टैंडिंग नोट है, कहीं वाइब्रेशन है, ऐसे बहुत हम लोग अपना दिल डाल देते थे उसमें। हम्म। लेकिन आजकल आराम है, एक एक लाइन पंच आउट करो, जी, खराब खराब गले में गा दो, बस ठीक हो जाए। ठीक हो जाता है। लेकिन वो उसकी अफसोस ये है कि आज बच्चों को हम क्या परोस रहे हैं, की उम्र नहीं है, जी। गाना 15 दिन के ऊपर नहीं हिट हो रहा है, चल नहीं रहा है, इट्स वी आर नॉट गेटिंग सस्टेनिंग इट। करेक्ट। आज आज गाना सुना, कल भूल गए। जी। मैं तो अपना स्टूडियो से बाहर आके भूल जाती हूँ गाना। बिल्कुल। अच्छा, हेमलता मैम, एक चीज है जो म्यूजिक से हटके है। एक हमारा सुनने में आया मैम, आपके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो किसने लिखी है और वो कब रिलीज हो रही है?
अरे हाँ हाँ, हम्म, मैं ये डॉक्टर अरविंद यादव करके हैं, हैदराबाद से हैं, जी और ये लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा मेरे लिए 350 पेज की बुक। हम्म, तो उसमें हम लोग नवंबर में उसका उद्घाटन होगा, मेरे ख्याल से 23 से 26 नवंबर के आसपास कोई टाइम रखा जाएगा। हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में इसका उद्घाटन होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब लिखी जा रही है। जी तो जो ऑथर है वो बॉलीवुड के लिए नहीं लिखा उन्होंने कभी। जी तो जी जी कहा जी अ, दलाई लामा के लिए लिखते हो आप, अ, पंडित जसराज के लिए लिख रहे हो, तो आप हमारी इंडस्ट्री के भी कुछ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा चूज किया, फिर कहा मुझे इनके लिए लिखना है। हम्म, और मैं उनके पहले बहुत लोगों को ना बोल चुकी थी, अच्छा लेकिन उनको नहीं कर सकी, क्योंकि उनकी जो मैंने निष्ठा देखी और जिस तरह की सोच मैंने देखी, मैंने कहा ठीक है आप लिखो। हम्म, He used to come all the way from Hyderabad to Bombay, बॉम्बे एयरपोर्ट से सीधे मेरे घर आते थे, 2 घंटे जी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग करते थे, फिर 15 दिन छुट्टी, फिर हम्म, 15 दिन बाद, इस तरह से ऐसे उन्होंने 1.5 साल वाओ साल तक उन्होंने किया है, डेडिकेशन है मैम और इंग्लिश में भी लिखा है, हम्म, तो जिसकी ओपनिंग अभी बाकी है। बिल्कुल तो मैम एक चीज है कि इतना आपसे हमने जानकारी ली सारी चीजें मैम कुछ एक या दो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बताएं जो आपको मतलब पूरे को निचोड़ दे कि आपका ये जो जर्नी था एक दो लोगों को जिनके साथ आपका बड़ा उठना बैठना रहा हो जिनको आप याद करना चाहें आज या एक या दो गाने जो आप सुनाना चाहें प्लीज मैम बहुत लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री ही याद आती है। मैं भगवान को जितना शुक्र करूं कम है, जी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, जी मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने गवाया, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टरों ने गवाया भी और साथ में सिखाया भी, और बड़े बड़े लोगों ने रिकॉर्ड किया, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने मेरी वॉइस को लिया और मेरे पे इतना ट्रस्ट किया। आप बताइए, उन दो सरस्वती जहां गा रही, भाई उनके लिए मैदान खाली था। जी बिल्कुल जब वो आई तो कोई ऐसा सिंगर नहीं था कि जिनको वो बीट न कर सके। सही बात ईमानदारी की बात है। शमशाद बेगम ले दे के एक नूरजहां की थी, वो भी उस आशीर्वाद दिया, उस पार चली चली गई। जी रहा कौन? सुरैया, जी उनको घर बैठना पड़ा। शमशाद बेगम, बाकी शांता आप्टे, कौन गाता आप बताइए। जी लेकिन मेरे टाइम तो दो फौलाद की दीवार और साक्षात सरस्वती जी साथ जब पहला गाना गाया तो मुझे 103 डिग्री बुखार आ गया था। हाँ, जी ये सच है। हम्म, डर से कि मैं उनके सामने कैसे गाऊंगी, जी तो लेकिन कौन सा गाना था वो पहला गाना जो आपने लता जी के साथ गाया उनके साथ मैंने काफी गाने गाए हैं, आप सुनिएगा। जो सबसे पहला गाना गाया आपने कौन सा गाना था उसमें बड़े बच्चे जैसी आवाज है, पता नहीं कौन सी फिल्म थी। कोई नहीं कोई मैम बात नहीं कोई बात कोई दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील मैम एक चीज है हिमलता जी ये पूछना है कि हाउ वाज योर इक्वेशन विद महमूद जी मैं उनके साथ एक गाया है मैंने, हम्म, राजेश रोशन का म्यूजिक है, हम्म, और कॉमेडी गाना था, बहुत जी हंसा रहे। जी ग्रेट आर्टिस्ट थे, उनको म्यूजिक सेंस बहुत जबरदस्त थी, जी और आर डी बर्मन साहब को ब्रेक उन्होंने दिया।
अच्छा। राजेश खन्ना को ब्रेक उन्होंने दिया, और अपना बासु मनोहरी, जो सबसे बड़ा रुपया में जिनका म्यूजिक था, उनको ब्रेक उन्होंने दिया। और मेरे दो भाई दोनों नहीं है, उनको म्यूजिक, उनको ब्रेक उन्होंने दिया। क्या बात। महमूद जी ने। हाँ, अपनी फिल्म के लिए लिया था उन्होंने, जी जी। और दोनों के गाने उन्होंने सिलेक्ट किए, साइन किया, और कहा कि ये जो दो बच्चे हैं, ये मेरी सबसे प्राउडफुल डिस्कवरी है, खोज है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो उस फिल्म को बना नहीं पाए। जी। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या मार्केटिंग की वजह से, पता नहीं क्या कारण था, कि उन्होंने मेरे भाइयों का म्यूजिक तो लिया, लेकिन नाम मन्नू मल्लिक का दिया। अरे ओह। और तो भी मेरे भाई ने जहर का घूंट पी लिया, बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उनके सामने हम भाईजान बोलते थे महमूद साहब को। तो उन्होंने आंख में आंसू ला के कहा कि बेटा मैं मजबूर था, कंपनी नहीं ले रही थी। जी। तो म्यूजिक क्यों दिया? अनु मलिक खुद म्यूजिक डायरेक्टर है, उनसे गाने करवा लेते। एनीवे, वो वक्त चला गया, भाईजान चले गए, सब हो गया, दोनों भाई भी अलग हो गए। लेकिन एक दिन हम फिल्म देखने गए, मुन्ना भाई एमबीबीएस। जी। उसमें एक गाना था, छन 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 हाँ छन जी, हाँ जी, बिल्कुल है। तेरे, ये गाना है। हाँ जी। छोड़ो जिद, छोड़ो घर जाने दो, सुनो वो नहीं मानेंगे, यूं ना दिल तोड़ो, तुम जा सको तो जाओ, ओ मोरे सजना, छोड़ो जिद, छोड़ो। इसको मैं दोबारा गा। जी जी। जी जी। छोड़ो जिद, छोड़ो घर जाने दो, सुनो वो नहीं मानेंगे, यूं ना दिल तोड़ो, तुम जा सको तो जाओ, ओ मोरे सजना। इस तरह के था गाना। जी, जी, ब्यूटीफुल मैम। बहुत खूबसूरत गाना है। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत ये गाना। जी गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, लकी अली और मैंने गाया। जी। अच्छा। वाह। लेकिन जब मुन्ना ने ये गाना सुना, मैं, ये मेरा छोटा भाई था, उसको जब मैंने, हम लोग घर में मुन्ना कहते थे, जी। तो जब उसने जब सुना, वो डिप्रेशन में चला गया, और नवीन, उसने सुसाइड कर लिया। ओह आई एम सॉरी। सो सॉरी। पता नहीं लोग किसी की ट्यून कैसे ले लेते हैं, किसी की और के दिमाग की उपज को लेके रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। फिर सामने से अगर गाना हिट होता है तो उसकी तारीफ भी सुनकर थैंक यू भी करते हैं, एक एक अवार्ड चोर, भी बूट इसको पहन कहते के। हैं, इसे कहते हैं एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। हमारे टाइम पे लोग ऐसा नहीं करते थे। जी। कई बार मैंने देखा है कि मैं रिहर्सल कर रही हूँ, अपना श्री रामचंद्र जी का कोई गाना था, मैं गाना रिहर्सल कर रही थी, जी। नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे हम, सॉरी, जी जी। रिकॉर्ड गाना प्रदीप जी का लिखा हुआ था। तो रोशन साहब आ गए सेट पे, जी। कि इनको ओवर टाइम हो रहा था, उनका स्टूडियो का टाइम हो गया था,
तो शायद इसलिए वो आगे होंगे, आई डोंट नो, याद नहीं उतना। तो बोलते अरे आओ यार, बैठो बैठो बैठो, सुनो, कोई टिप दो, कोई सजेशन दो। क्या बात। जरा सुनो, किसी से मिलता तो नहीं है ना। और जब भी गाना होता तो अपने असिस्टेंट को पूछते थे कि किसी से कुछ मिलता तो नहीं है ना भाई, कहीं सुर। कॉपी तो नहीं लग रहा किसी की। बिल्कुल। हाँ, सुर तो साथ ही है, ऐसा बोलते थे। तो क्या स्वाभिमान था लोगों का। और बड़े बड़े क्रिएटिव लोग थे, बड़े जीनियसेस थे। जी। पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। अच्छा मैम, ये दो तीन इंटरेस्टिंग बातें। आजकल मैनेजर कल्चर बहुत हो गया है। अब आजकल आप किसी सिंगर या एक्टर को, जैसे मैं भी फोन करता हूँ या कोई होता है, तो कई बार, ज्यादातर नहीं पर कई बार कहते हैं अच्छा मैनेजर से बात कर लीजिए। ये क्या चक्कर है मैम? मैनेज करना होता होगा ना। अच्छा। शायद कमर्शियल मैम, यूं तो कमर्शियल आपके एंगल। पास खजाना है बहुत सारी चीजों का। हमारी बातों का सिलसिला और भी आगे 5-7 घंटे चल सकता है। जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो कि जिसके लिए मैं क्यूरियस हूं, कि ऐसा कौन सा गाना किसी और का गाया हुआ जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको कभी ये लगता हो कि काश ये गाना मुझे मिला होता और मैं इसको गा पाती। काफी गाने होंगे पर कुछ, कोई कोई एक गाना। मैंने, अब मेरे कान गुनहगार है। जी। मैं अपने पिताजी और कुछ क्लासिकल सिंगर्स जो है जी। ग्रेट, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान जी। साहब, जी। जी। और मेरे नानाजी पंडित मणि प्रसाद जी, ऐसे लोगों को, पंडित जसराज, जी। जगदीश प्रसाद, इन लोगों को सुनने के अलावा मैं अपने इंडस्ट्री की जो है वो सिर्फ लता माई के सिवा और मैं किसी को नहीं सुनती हूँ। जी। और अपना गाना तो मैं सुनती ही नहीं। अच्छा। जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ अगर स्टैंडिंग नोट नहीं होकर अगर वाइब्रेशन होती तो अच्छा लगता, यहाँ ये हरकत होती तो अच्छा, इसलिए मैं सुनती हूँ। जी। रिकॉर्ड जब ओके होता है तो भाग जाती हूँ, और भगवान को बोलती हूँ कि भगवान ये गाना तेरा है, तू जान। उसकी ड्यूटी लगा देते हैं आप। मैम दैट इज व्हाई यूर अ जीनियस। दैट इज व्हाई यूर अ जीनियस। आज की तारीख में कोई, अगर आज की तारीख में कोई अब एक लेटर में भी अपनी गलती कर दे तो मानने को तैयार नहीं है। कहता अच्छा अच्छा मैं ठीक कर देता हूं, पर गलती अपनी सुनना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। नहीं, उससे ज्यादा अपनी गलती को ढूंढना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, ढूंढना ज्यादा अच्छा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो और कौन सा मैम, ऐसा गाना था मैम, कौन सा ऐसा हाँ गाना जी, जो आपको लगता हो कभी कि काश ये गाना मुझे मिला होता और मैं गा पाती इसको? ऐसा नहीं लगा। अच्छा। मैंने 24 भाषाओं में गाया है। जी। वाह। बहुत अच्छे। भाषा का अपना एक फ्लेवर होता है। तो मैम दक्षिण जो जाओ। जो हाँ, जो 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 आपको अच्छा लगता है, एक दो लाइन सुना दीजिए आपके फेवरेट एक गाने में से, जो आज तक का आपको फेवरेट कोई भी हो। उसमें एक एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सुना दीजिए। सिर्फ एक लाइन। सारी कितनी लैंग्वेजेस है, कितना अच्छा है। मैंने एक इटालियन में गाया है। जी। ये श्री माता जी निर्मला देवी, जो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक पर्सनैलिटी थी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। सहज योगा कीजिए। मेरी गुरु माँ भी थी। तो वो मुझे इटली ले गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बैक स्टेज पे, क्यों मेरी एक आदत रही है कि 2-4 लाइन लोकल लैंग्वेज सीख कर और 2-4 लाइन गा दूं ताकि तालियां वालियां बज जाएगी तो मुझे अच्छा लोग इम्प्रेस भी हो जाते थे। जी। इस तरह के कुछ ना कुछ नुक्ते मैं करती रहती। तो मेरा एक इटालियन गुरु भाई था, तो उसको मैंने बोला कि कैन यू टीच मी 2-3 लाइन्स ऑफ इन इटालियन। तो ही सेड ओके, आई टीच यू। ओके, कम सिट इन द कुंडी। वो कुंभी कहते हैं वो वैन टाइप की। तो अपना जी। गिटार लेके बैठ गया
और बड़ा शरारती था और चेहरे से लगता नहीं था। मुझे उसने एक गाना सिखाया, उसने बोला इसमें मुझे कुछ ऐसा ऐसा कर देना, पूरा गाना सिखा दिया और मैंने जाके गा भी दिया। जी जो वहां सब अपने इटालियन और इंग्लिश और ये लोगों की गैदरिंग है, इंडियन मुश्किल से 2-3 फेस मिले। ये मैं मिलान में गा रही थी, मिलानो। तो लोगों ने खड़े होके मुझे स्टैंडिंग ओवेशन कर रहे हैं और चिल वहां का जो रिस्पांस है वो कमाल होता है। दे वर स्क्रीमिंग, दे आर yelling, दे आर क्राइंग, यू नो। जी तो एक ये आए आके मेरे गले मिली, लंबी तड़ंगी, पूरा लंबा ओवरकोट पहनकर आई, मेरे गले मिली और गिर गए बेहोश हो गए। अरे बाप इतना पसंद आया उनको गाना। हम्म, तो पहले मुझे लगा मेरी कोई गलती हो गई है, इसको बुरा तो बोले नहीं, हिट हो गया है गाना। पता लगा बाद में वो गाना क्या था पता है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं हाथ भी नहीं लगाती उस गाने को। अच्छा जी, क्या था मैम? हाँ, वो था ऑपेरा सॉन्ग, वाह ओपेरा। लुसियानो पावारोटी का गाया हुआ ओ सोले मियो। वाह तो जो रिकॉर्डेड आपको भेजा है वो जी, 1 घंटा पहले याद किया हुआ गाना है, क्या बात वाव वाव। सिर्फ 1 घंटा पहले। बहुत अच्छा तो वाह जिससे मुझे प्यार रहा है और ये गॉड गिफ्ट है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं ये तारीफ नहीं लेना चाहती। बहुत 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 कम लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट है, पर एनीवे ब्रिलियंट। मैम जाते जाते आजकल के यंग सिंगर्स जो आ रहे हैं, जो यंग वोकलिस्ट हैं, किसी भी आर्टिस्ट हैं घराने से ताल्लुक रखते हो, उनके लिए कोई उनके लिए सलाह आपको एक मैसेज फॉर द अपकमिंग सिंगर्स। मैं क्या दूं उनको मैसेज? बस उनके लिए ये है कि वो खूब गाएं, क्लासिकल जरूर सीखें। अगर क्लासिकल है तो सब गाया जा सकता है। बिल्कुल और दूसरे, आज जो भी रिकॉर्ड हो रहा है इसमें बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। जितना मिलता है ठीक है, जितना नहीं मिलता और भी ठीक है। और जहाँ मिलता है गाओ, जैसा मिलता है गाओ। स्टेज है और कई तरह के फंक्शंस हैं, कई तरह की गैदरिंग है। देखो, सुर तो वही साथ है, जी संगीत वही रहेगा और सुनने वाले वही है। करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि मीडिया एक ही तरह का हो। मैं गा रही हूँ, मुझे गाने से मतलब है। यहाँ जब मैंने कुछ गड़बड़ देखी, मैंने अमेरिका में गाया, न्यू मैक्सिको में गाया और मेरे सुनने वालों ने मुझे खूब नवाजा। आज तक लगे मैं गा रही हूँ। अब फिल्मों में थोड़ी कम इसलिए सुनाई पड़ रही हूँ कि एक तो बुलाया भी कम जाता है और दूसरे नए नए बच्चे हैं अभी वो जो वो लोग गवा रहे थे उनको मैं पाँव पड़ती थी, और अभी जिनको मैं वो मुझे पाँव पड़ते हैं। और उनमें कई ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम हेमा जी को डायरेक्ट कैसे करेंगे। ऐसा जी नहीं होता। अगर कंपोजर 16 साल का लड़का भी है तो वो मेरे लिए तो गुरु है ना। करेक्ट जी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसकी कंपोजिशन मैं गा रही हूँ, जी 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 मेरी कंपोजिशन वो थोड़ी गवा रहा है। राइट लेकिन ये सोच हमारी थी, आजकल कुछ अलग है। तो जो मिलता है मैं मेरी तरह का काम करती हूँ जी और रिकॉर्डिंग वगैरह आसान है, हो जाता है। कमाल है मैम, थैंक यू सो फैंटास्टिक। मच मैम आपके टाइम के हेमलता लिए जी, आपके आने के लिए इतना कुछ आपने शेयर किया हमारे हमारे जो सुनने वाले हैं चाहने वाले हैं आपको चाहने वाले हैं आपको सुनने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं और नवीन और भाई मैं हाँ, और मैं ये कहूंगा कि पूरी कॉन्वर्सेशन तो नहीं, पर कुछ तो बिट्स एंड पीसेस इतिहास में लिखे जाएंगे। जरूर जो आपने वाणी बोली है, जो जी आपने चीजें बताई हैं, दे आर गोल्डन, जो ये गूगल से नहीं मिल सकती। बिल्कुल वो सिर्फ आपके द्वारा ही मिल सकती थी लोगों को पहुंच सकती थी जाएगी जरूर सुनाना, लेकिन मैं आपको आपके प्रोग्राम को
एक चीज मुझे याद आ रही है, जी 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 आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है, जी वाह, किस्मत अपनी खुल गई, अब किसी का डर नहीं कोई। ओ डिंग डंग डुग डुग डिंग डंग, घंटी बज गई, मिल गई कैसे, छुट्टी मिल गई। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। छुट्टी मिल गई, घंटी बजी छुट्टी और मिल गई, थैंक यू मैम।